मॉर्निंग सभी बच्चों को। देखिए हम आज अभी 10वीं क्लास का जो सेकंड टेस्ट था उसमें मैंने बच्चों को 2 से 3 लेसन का कुछ क्वेश्चन निकाले थे इम्पोर्टेंस, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2014, 15, 16 में जो एनसीईआरटी जो पेपर दिया था उसको देखते हुए मैंने ये पेपर निकाला है, जिसमें से मतलब अधिकांश प्रश्न जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। इसमें जैसे मैंने 1 से 10 तक जो प्रश्न है वो 1/4 नंबर के आधार पर दिए थे। इस पेपर में मैंने 10 नंबर में इतने सारे प्रश्न देने का एक ही मकसद था कि बच्चों को पता चले कि भाई प्रश्न कैसे आते हैं। मार्किंग इसमें बहुत कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। जैसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रा में जनन कौन सी विधि से होता है। हाइड्रा में जनन कौन सी विधि से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइड्रा में जनन है वो यहाँ पे मुकुलन विधि से होता है। यहाँ पे इस प्रकार से इसमें जैसे देखिए हाइड्रा में जनन कौन सी विधि से होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन विधि से, मुकुलन, ये यहाँ पे मुकुलन विधि से होता है। ये प्रश्न था, यानी हाइड्रा में जनन कैसे होता है, एक मुकुल के रूप में होता है। दूसरा था मादा में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कौन निर्धारित करता है। तो देखिए मादा में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कौन सा हार्मोन निर्धारित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो सेकंड नंबर पर है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये देख सकते हैं आप, यानी ये थर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र में जो मेन तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर काम कौन करता है, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वही काम करते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका। तो इसका आंसर देखिए आप, ये देखिए तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे ये तंत्रिका कोशिका करती है मैन। अगला क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, मस्तिष्क में कौन सा अंग प्रभावित है। तो मस्तिष्क में ये जो अनुमस्तिष्क के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनुमस्तिष्क के द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पे ये वाला आंसर इसमें अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, पारितंत्र किसे कहते हैं, तो पारितंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जो भी जैविक और अजैविक हैं उनके मध्य में जो अन्योन क्रिया हो रही है, और उस अन्योन क्रिया को ही हम क्या करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे आता है, तो ऊर्जा का मेन सोर्स सूर्य है, और सूर्य से पौधों में आता है, और सूर्य से पौधों से शाकाहारियों में, फिर मांसाहारियों में, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ऊर्जा का प्रवाह है ना एक दिशी होता है, यानी ऊर्जा सूर्य से आती है पौधों में और ये ऐसे आगे चलती है, वापस पौधे से सूर्य में नहीं जाती। इसलिए इसका जो होगा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होगा। इसका आंसर क्या होगा, एक दिशी है। इसका आंसर होगा एक दिशी, आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, एक दिशी है। देख सकते हैं यहाँ पे, यानी एक दिशी होता है। सुनने व सूंघने से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है। तो सूंघने की बात कर रहा है, सुनने मतलब सुनने व सूंघने संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क होता है। इससे संबंधित जो भाग है वो क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क होता है। 7वें का आंसर। छठा प्रश्न यहाँ पे है, ये छठे प्रश्न का आंसर क्या है कि घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला लिखिए। तो घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए कि टिड्डे, यानी घास को कौन खाएगा, सबसे पहले टिड्डे खाएंगे, ये यहाँ पे देख सकते हो। तो घास को सबसे पहले टिड्डे खाएंगे, उसके बाद मेंढक, उसके बाद सांप, और उसके बाद कौन खाएगा, सांप को बाज खा जाएगा। तो यहाँ पे ये खाद्य श्रृंखला बन रही जो घास के मैदान की। नेक्स्ट है इसके अंदर, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, यानी किडनी की बात कर रहा है। तो किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वक्राणु होते हैं उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वक्राणु, यानी नेफ्रॉन्स को, नेफ्रॉन्स यानी वक्राणु। और वहाँ पे क्या था, तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका, और न्यूरॉन्स कहते हैं उसको। तो यहाँ पे वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होता है। तो ये देखिए आप, नेफ्रॉन्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण
मनुष्य के कौन से अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर होता है। किस में होता है? किडनी के अंदर। तो इसका आंसर आप देख सकते हो ये कि वृक्क का जो है किडनी के अंदर यानी वृक्क के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि रक्त को ऑक्सीजनेट मतलब ऑक्सीजन मिलाना और वापस अलग करना कौन होगा, तो उसमें लंग्स होंगे, लेकिन यहाँ पे शुद्धिकरण की बात हो रही है। ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट होता तो फिर यहाँ पे फेफड़े होता आंसर। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो जाइलम से जल का संवहन होता है। हम सभी जानते हैं कि जल को जमीन से यानी मृदा से पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है ना। तो जल का वहन करता है जाइलम। किसका वहन करता है? जल का। तो ये 10 प्रश्न थे। उसके बाद 11 प्रश्न है कि पारितंत्र किसे कहते हैं? ये सब एक शब्द के थे 10 तक। अब आपको एक दो लाइन के प्रश्न है इसमें। तो अगला है जैसे पारितंत्र में किसे कहते हैं और एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण लिखिए। तो पारितंत्र किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि हमारे आसपास पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक मिलकर अन्योन क्रिया करते हैं और इस पूरे को हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है जैसे एक बगीचे में हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसमें छोटे जीव भी होंगे, मेंढक भी होगा, तो ये क्या है? एक बगीचा है। जैसे कि हम खेत बना रहे हैं, खेत भी एक मतलब हम कह सकते हैं कि कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण है। और प्राकृतिक की बात करें तो प्रकृति द्वारा जो निर्मित होता है, जैसे कोई बड़ा बांध मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि कोई झील बन रही है प्राकृतिक रूप से, तो ये है। जैसे कोई भी झील अगर प्राकृतिक रूप से अगर कोई भी निर्माण हो रहा तो वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र हो जाएगा। कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा जो बनाया हुआ। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, अमीबा में भोजन ग्रहण की क्रिया कैसे होती? चित्र द्वारा समझाना था। तो अमीबा भोजन ग्रहण की क्रिया कैसे होती है? आप देख सकते हो कि भोजन के पास में जाएगा अमीबा, उसके बाद अपने जो ये कूट पाद है इनको फैलाएगा, अपने कूट पादों को ये फैलाता है। ये कूट पाद आपको दिख रहे हैं, तो ये फैलाता है और इनके द्वारा भोजन को पास में लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भोजन है और ये अमीबा कूट पादों को फैला रहा है और धीरे धीरे क्या करता है, ये इसके पास में चला जाता है यहाँ पे, और पास में जाने के बाद भोजन क्या हो जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भोजन को अंदर ले लेगा यहाँ से। इस प्रकार से देखो यहाँ अंदर ले लिया पूरे भोजन को, इसने पूरा भोजन ये अंदर ले चुका है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अमीबा धीरे धीरे अपने कूटपादों को चारों तरफ फैलाता है। कूटपाद होते हैं ये, और यहाँ पे कूटपाद ये आप देख सकते हो, ये जो है इसके अंदर कूटपाद होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको ये कूटपाद है बहुत सारे, तो इनके माध्यम से भोजन करता है। तो ये चित्र आपको बनाना था इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर अगला, प्रबंध का कोई एक लाभ लिखिए। तो कचरा प्रबंध होगा तो आप सभी जानते हो कि घरों में कचरा वगैरह होता है तो उसको कहीं पर भी डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा? बीमारियां फैलती है ना। तो कचरा प्रबंध इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ओजोन परत का विनाश के कारण लिखिए। तो ओजोन परत क्यों विनाश हो रहा है? तो ओजोन परत विनाश का कारण है कि ओजोन परत के विनाश का कारण है मानवों द्वारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से विमुक्त गैस उत्तरदायी हैं। ये देख सकते हो, मतलब एयर कंडीशनर वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, इनका यूज़ किया जाता है और इसमें एक गैस आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो उसके कारण ये हो रहा है। यानी यहाँ पे देखिए आपकी ये जो लिखा हुआ है, यानी रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनके द्वारा जो हो रहा है, तो ये इसके अंदर आप देख सकते हो कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो क्लोरोफ्लोरो या फ्रीऑन गैस मुक्त होती है, उसके कारण ओजोन परत का क्या हो रहा है? वो नष्ट हो रही है। तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इनका कम उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका जाल। तो इसके अंदर आपको खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य जाल रैंडम टाइप जुड़ जाती है तो उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यानी इसमें सभी जीव एक दूसरे पर उत्पादक के अलावा भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अपन खाद्य जाल कहेंगे। तो आपस में तो एक दूसरे का भोजन करते हैं खाद्य उत्पादक को छोड़कर, तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ये चित्र में देख सकते हो आप कि जिसमें देखिए कि ये घास को टिड्डे खा रहे हैं और यहाँ पे देखो टिड्डे को मेंढक खा रहा है, यहाँ पे घास को बकरी खा रही है और बकरी को भेड़िए खा रहे हैं, फिर मनुष्य भी ऐसे ऊपर जाके सिंह, और ये इस प्रकार से पूरा जाल बन जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मूत्र छन्ने की क्रिया को समझाइए। तो मूत्र छन्ने की सचित्र क्रिया को समझाना था, तो इसमें ये मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 2017 में आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि वृक्क संख्या में 2 होते हैं और रीढ़ की हड्डी के इधर उधर देह गुहा में स्थित होते हैं। सेम की बीज के आकार के होते हैं, ये दोनों देख सकते हो। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा व 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। और दाई वृक्क बाएं वृक्क से अपेक्षा थोड़ा नीचे स्थित होता है। तो इतना याद नहीं रखना अपने को, सीधा याद रखना कि 2 वृक्क होते हैं।
और दोनों वृक्क के अंदर क्या पाया जाता है, तो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन्स मैं बता देता हूँ आपको। देख लो, ये नेफ्रॉन्स है, तो ये पाए जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे क्या होता है कि ये नेफ्रॉन्स होता है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है इसके अंदर। एक तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, और यहाँ पे हेनले का लूप है ये, ठीक है, और ये संग्राहक है, और ये बोमन संपुट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये पूरा बना होता है। इसमें क्या होता है कि ये अपवाही धमनी रक्त को लेके आती है, और फिर अभिवाही धमनी जो है इसके चारों तरफ जाल बनाती है। तो इस प्रकार से ये वापस क्या होता है कि रक्त इसके अंदर चला जाता है। तो ये यहाँ पे रक्त छनने की क्रिया होती है। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप इसको अच्छे से देखना, और इन प्रश्नों को आप लिख लिख के याद कर सकते हो।